नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन का तीसरा त्रैवार्षिक सम्मेलन का आयोजन। हिमालय भूविज्ञान से संबंधित विषयों पर देश भर के वैज्ञानिकों ने किया मंथन। प्रदेश के प्रथम गांव के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना होगी शुरू। मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना और मुख्यमंत्री चौपाल की भी होगी शुरुआत। नेपाल और चंपावत बॉर्डर आज रात 12 बजे से 20 नवंबर तक 72 घंटों के लिए होगा सील। आवागमन पर होगा प्रतिबंध। नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। और हरिद्वार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की हुई शुरुआत। देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। अब समाचार विस्तार से। देहरादून स्थित वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन के तृतीय त्रैवार्षिक सम्मेलन में संवहनीय विकास हेतु हिमालय भूविज्ञान पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश की जलवायु की गुणवत्ता को सुधारने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हिमालय का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि हिमालय और इसका भूवैज्ञानिक महत्व देश और दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका भूविज्ञान हमारे विकास का सतत माध्यम भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता पूरे देश और दुनिया में विशिष्ट है। उन्होंने कहा कि देश में ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं। देश प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के विकास पर भी कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। उत्तराखंड में हाइड्रो पावर और पर्यटन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। हाइड्रो पावर की दृष्टि से भी हिमालय विशेष महत्व रखता है। हाइड्रो पावर की दृष्टि से भी हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उसके लिए भी विशेष महत्व है कि सही अर्थों में देखा जाए तो यह ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत भी है, क्योंकि जहाँ हाइड्रो के क्षेत्र में हमारा जब ये राज्य बन रहा था, अभी मैं 2 दिन पहले हमने यहाँ उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो हमारा है उसकी हमने वर्षगांठ मनाई। उस वर्षगांठ के अवसर पर भी, क्योंकि जो हमारी शुरुआत हुई आज बहुत सारे आयामों में, कहीं पर सोलर की हो रही है, कहीं पर वो दूसरा वाला क्या होता है थर्मल और तमाम प्रकार की चीजें हो रही, लेकिन उस सब में भी जो है जो हाइड्रो का अपना स्थान है वो अलग है। और यहाँ पर इस राज्य में सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर किसी की है तो वो हाइड्रो के क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि देश भर से आए वैज्ञानिकों की उपस्थिति में हो रहे इस सम्मेलन में जो विचार मंथन किया जाएगा उससे सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए अमृत जरूर निकलेगा। उत्तराखंड के ऐसे गांव जो देश के प्रथम गांव हैं, उनके सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा में आयोजित कार्यक्रम में सीमाओं पर स्थित गांव को अंतिम गांव की बजाय प्रथम गांव कहा था। ये गांव देश के प्रथम गांव के साथ प्रहरी भी हैं। इसके साथ ही गांव में स्वच्छता के लिए मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना शुरू की जाएगी, जिसमें प्रत्येक गांव में एक पर्यावरण मित्र की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री चौपाल शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। वहीं मुख्य सेवक चौपाल के तहत मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे गांव में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधार पर कुछ दिवस वहां के लिए विशेष महत्व के होते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में इन विशेष दिवसों को चिन्हित कर उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ग्राम सभा का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इनमें उन गांव के बाहर रहने वाले प्रवासी लोगों को प्रतिभाग करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जाएगा।
नेपाल और चंपावत बॉर्डर आज रात 12 बजे से 20 नवंबर तक 72 घंटों के लिए सील रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध होगा। दरअसल 20 नवंबर को होने वाले नेपाल प्रतिनिधि सभा सदस्यों और प्रांतीय सभा सदस्यों के चुनाव होने हैं। नेपाल सरकार ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के मद्देनजर सहयोग का अनुरोध किया है। इसी कारण सीमा सील की जा रही है। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की गश्त तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। 20 नवंबर से जनरल इलेक्शन होना है, तो जो एसओपी रहता है 3 दिन तक बॉर्डर क्लोज किए जाते हैं। जब हमारा इलेक्शन हुआ था तो तब हमने रिक्वेस्ट की थी उनको और दोनों साइड से बॉर्डर क्लोज हुए थे। अब उनका इलेक्शन है तो हमने आदेश कर दिया है कि 17 तारीख से रात्रि से 20 तारीख की रात्रि तक ये बॉर्डर्स हमारे क्लोज रहेंगे। हरिद्वार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह कबड्डी प्रतियोगिता भी खिलाड़ियों को आगे लाने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहन करने का कार्य कर रही है। कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को एक अपनी प्रतिभा के आगे लाने का अवसर है और हम लोग खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। उसमें जो भी और आगे भविष्य में और कुछ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा उसको हम ऐड करते रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से कबड्डी खेली और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे भी कार्ड के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद करने से पहले होने वाली पंच पूजाओं की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत आज खड़क पुस्तक की पूजा और वेद ऋचाओं का वाचन बंद कर दिया गया है। वहीं इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर के निचले हिस्से में अलकनंदा नदी और तप्त कुंड के पास स्थित भगवान आदि केदारेश्वर महादेव मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कल 18 नवंबर को लक्ष्मी पूजा के बाद भगवान नारायण के साथ गर्भगृह में विराजमान होने के लिए मां लक्ष्मी का आह्वान किया जाएगा, जबकि 5वें दिन यानी 19 नवंबर को श्री बद्री विशाल के मंदिर के कपाट अपराह्न 3:35 पर बंद कर दिए जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की पारंपरिक पूजाएं जो पंच पूजाओं के रूप में मनाई जाती हैं, विगत 15 तारीख से शुरू की जा चुकी हैं। 18 तारीख को माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी और 19 तारीख को माता लक्ष्मी जी को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ भगवान बद्री विशाल का चल विग्रह और कुबेर जी की मूर्ति को पांडुकेसर के लिए रवाना कर दिया जाएगा तथा भगवान बद्री विशाल जी के कपाट 3:35 के पर इस वर्ष के लिए बंद कर दिए जाएंगे।
इस बीच बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद से 16 नवंबर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 17,75,000 के पार पहुंच गई है। 16 नवंबर शाम तक चारधाम पहुंचे संपूर्ण तीर्थयात्रियों की संख्या 44,19,402 रही। इस बीच बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ी है, लेकिन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू है। वहीं द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर के कपाट कल 18 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। कोटद्वार भाबर क्षेत्र के गंदरिया खाल में काले चावल की खेती चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रगतिशील किसान कांति प्रसाद सेलवाल इसकी खेती कर रहे हैं। यह पहली बार है कि जिले में किसी किसान ने काले चावल की खेती की है। किसान कांति प्रसाद सेलवाल को अपने दोस्त से काले चावल के बारे में जानकारी मिली थी। इसके स्वाद, गुणों और पोषक तत्वों की खूबियों को जानने के बाद उन्होंने इसकी खेती करने का निर्णय लिया। हालांकि इसकी खेती में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। 6 महीने लेता है, तो अन्य धानों से बाद में कटाई होने के कारण इसमें पंछी बहुत नुकसान करते हैं। यदि कोई किसान पंछियों की देखभाल करे तो बहुत अच्छा, इसमें मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा इसमें इसका रिजल्ट आएगा। सामान्य धानों की तरह ही इसका बिजाई, रोपाई होनी है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि हम नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम रखें, क्योंकि ये पहले ही लगभग 5 से 6 फीट इसकी हाइट है पौधे की। तो अगर हम इसमें नाइट्रोजन डालते हैं तो ये फिर गिर सकता है, जिससे जो है उतना बीज हमें क्वालिटी का नहीं मिलेगा। कोटद्वार क्षेत्र के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट ने खेत में जाकर काले चावल की फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इसे स्थानीय भाषा में काला नमक धान कहा जाता है। अगर इसकी खेती जैविक विधि से की जाए तो उत्पादन अच्छा होता है, साथ ही बाजार में इसका मूल्य भी अच्छा मिलता है। द्वारा जो है कौन सी वैरायटी इनके द्वारा ली गई है, लेकिन ये काला नमक के नाम से जो है प्रसिद्ध है लोकली, जो किसान बोलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जो काला धान है, इसमें अगर इसको जैविक विधि से किया जाए तो बहुत अच्छा इसका उत्पादन मिल सकता है और बहुत अच्छा इसका मूल्य मिलता है। अगर हम पारंपरिक सफ़ेद धान देखें तो वो लगभग जो है 25 रुपये या 30 रुपये किलो से लगभग जो है 100-150 रुपये किलो जाता है, जो बासमती का होता है। लेकिन इसका जो बीज है वो 300 से लेकर 500 रुपये किलो तक बिक जाता है। अपर निदेशक कृषि डॉक्टर परमाराम ने कहा है कि कृषि विभाग किसानों की आजीविका में बढ़ोतरी करने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जैविक खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुए विभाग ग्रामीण इलाकों में जैविक खेती पर जोर दे रहा है। अपर निदेशक ने नई टिहरी में विभागीय कार्यालय का निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इसका लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि कृषि यांत्रिक के तहत केंद्र सरकार द्वारा 50% तथा राज्य सरकार द्वारा 30% अनुदान पर किसानों को कृषि उपकरण दिए जा रहे हैं। पहाड़ में मुख्य रूप से जो है स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए जैविक कृषि के अंतर्गत जो है फसलों को ज्यादा से ज्यादा प्रमाणीकरण कार्य कराने का जो है प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसानों को जो है उसकी अच्छी कीमत मिल सके और उनकी आर्थिकी में जो है विकास हो सके। इसके लिए विभाग द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। टिहरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 अभियुक्तों को कांडीखाल पुलिस चौकी के पास 2 किलो 44 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि चरस के साथ पकड़े गए दोनों अभियुक्त हरियाणा के पानीपत क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कि उत्तरकाशी से चरस मैदानी क्षेत्रों में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 2 अभियोग पंजीकृत हुए हैं टिहरी न्यू टिहरी कोतवाली के अंतर्गत कांडीखाल चौकी में, और इसमें 2 अभियुक्त जो ये पकड़े गए हैं, दोनों के पास से अलग अलग कमर्शियल क्वांटिटी में चरस मिली है और इसमें NDPS का ये मुकदमा लिखा गया है और इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और ये दोनों अभियुक्त जो है हरियाणा के रहने वाले हैं और ये उत्तरकाशी से लेके चरस वहाँ जा रहे थे और इनके पूछताछ जो इनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन रिपोर्ट बनाई जा रही है
और ये वहाँ इस्तेमाल भी करते थे और बेचते भी थे। और इनका जो आपराधिक इतिहास है, इसके संबंध में ये जहाँ के रहने वाले हैं हरियाणा में, उस थाना से हम पत्राचार कर रहे हैं इनके आपराधिक इतिहास को पता करने के लिए। आपको बता दें कि टिहरी जिले में अवैध मादक पदार्थों के मामले में इस वर्ष अभी तक कुल 26 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।